जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आप सभी के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो है प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और इसमें जो है ये आपका 3rd नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले 2 प्रैक्टिस सेट आपके कंप्लीट हो चुके हैं और इस प्रैक्टिस सेट में आपको जो है जीएस और जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और यहाँ पे हिंदी के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें जीके जीएस के 30 से 35 प्रश्न होंगे और हिंदी के भी 35 से 40 प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी को याद रखना है, आपको यहाँ पे जो है 35 से 40 प्रश्न जीएस में जरूर वहां पे एग्जाम में देखने को मिलेंगे और उसी पैटर्न पर आज की ये क्लास होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में आपका पहला क्वेश्चन है आप सभी के स्क्रीन पर। यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन है सामान्य जानकारी से, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, ये आपको बताना है। तो इनका जो संबंध था कथकली, कथक, भरतनाट्यम या मणिपुरी। बिरजू महाराज का संबंध था कथक से। ठीक है, और कौन कौन थे? बिरजू महाराज हैं, बिंदाजी महाराज हैं और लच्छू महाराज हैं। ये जो 3 हैं इनका संबंध कथक से था। कथकली की बात करेंगे तो कथकली में है वल्लथोल नारायण मेनन और उदय शंकर। भरतनाट्यम की बात करेंगे तो यामिनी कृष्णमूर्ति और सोनल मानसिंह, ये जो है भरतनाट्यम के प्रमुख शास्त्रीय नृत्यांगना थी। और मणिपुरी की बात करेंगे तो मणिपुरी में शुक्र अमली सिंह और आतब्द सिंह, ये जो है आतम सिंह जो है मणिपुरी डांस से संबंधित। अगला है आपको भारत में किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य है केरल। केरल में आपका जो है 94% जो है साक्षरता दर है। और यहाँ पे जो है और सबसे कम अगर बात यहाँ पे सेकंड नंबर पे, पहले नंबर पे केरल है और दूसरे नंबर पे आपका मिजोरम है। याद रखिएगा, यहाँ पे है नहीं ऑप्शन में बट बता रहे हैं, दूसरे नंबर पे आपका मिजोरम आता है। मिजोरम में आपका 91% साक्षरता दर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजगोपाल चट्टोपाध्याय। इसका जो है राइट आंसर वो हो जाएगा आपका राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो थे वो ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले थे। और यहाँ पे स्वामी विवेकानंद की बात करेंगे तो इन्होंने वेलूर मठ की स्थापना की और रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया। स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करेंगे तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में, आर्य समाज की स्थापना की थी। राजगोपाल चट्टोपाध्याय जो है इन्होंने कुछ नहीं किया यहाँ पे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न आपको, उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद तेल रिफाइनरीज के लिए प्रसिद्ध है? बरेली, वाराणसी, महोबा या मथुरा। तो यहाँ पे मथुरा में जो है तेल रिफाइनरी स्थित है और जो है ये उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग को पूरा करने के उद्देश्य से जो है जनवरी 1982 में जो है इसको स्थापित किया गया था। और यह इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की 6वीं रिफाइनरी है। याद रखिएगा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ये जो है 6वीं रिफाइनरी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, मुद्रा का क्या तात्पर्य होता है? मुद्रा का क्या तात्पर्य होता है? मूल्य का मापक, कर्मचारी को मिलने वाला वेतन, लाभांश या किसी राज्य के प्रतिवर्ष की कुल आय। मुद्रा का क्या तात्पर्य है? मुद्रा का जो तात्पर्य होता है वो होता है मूल्य का मापक। ये ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। मुद्रा एक प्रकार की करेंसी होती है। ये जो है पैसे के उस रूप को कहते हैं जिसे जो है दैनिक जीवन में खरीद और बिक्री होती है। ठीक है, इसमें सिक्के और कागज दोनों आते हैं। जैसे कि आप देखेंगे सिक्के और कागज को क्या कहते हैं? नोट। कागज के जो नोट होते हैं और ये मूल्य का मापक होता है। जो है भारत की मुद्रा क्या है आप सभी को पता है, भारत की मुद्रा है रुपया। अगला प्रश्न आपके यहाँ पे, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और अन्य सशस्त्र बलों के जवानों की आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। यह दुर्घटना कब हुई थी? 9 दिसंबर 2021, 4 दिसंबर 2021, 7 दिसंबर 2021 या 8 दिसंबर 2021। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका यहाँ पे 8 दिसंबर 2021। 8 दिसंबर 2021 को जो है भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत थे और उनकी पत्नी और अन्य जो सशस्त्र बल के जवान थे
उनके जो है तमिलनाडु के कुन्नूर के पास जो है हेलीकॉप्टर उनका क्रैश हो गया था, जिससे कि जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 7। किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया था? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या जहांगीर? तो गुरु सिखों के 5वें गुरु जो थे उनको मारने वाले थे जहांगीर। जहांगीर जो है जहांगीर के आदेश पर जो है सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को खुसरो की सहायता करने के आरोप में जो मृत्युदंड दिया गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त, 14 नवंबर, 27 जुलाई, 2 अक्टूबर? यहाँ पे बताना है 29 अगस्त। यहाँ पे 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये जो किसके क्यों मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद, जो मेजर ध्यानचंद थे हॉकी के जादूगर कहलाते थे, और इन्हीं के जन्मदिन पर, मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर जो है ये मनाया जाता है। ठीक है, 27 जो यहाँ पे, और 14 नवंबर की बात करेंगे तो 14 नवंबर को आपको बाल दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, बाल दिवस। 2 अक्टूबर की बात करेंगे तो 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जयंती और महात्मा गांधी जयंती मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को ही अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है, याद रखिएगा, अहिंसा दिवस के रूप में 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण या वामन पुराण? सर्वाधिक जो प्राचीन पुराण है वो कौन सा है? मत्स्य पुराण है। ये ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और जो है भारत में जो है से अगर पुराणों की बात करें तो पुराण जो है 18 है, आप सभी को पता है, जिनमें से 5 सबसे महत्वपूर्ण है। कौन कौन से? मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत पुराण, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगले बात करेंगे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन है, ये बताना है। रविन्द्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल, महात्मा गांधी, CR दास? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसके जो लेखक हैं वो बताना है कौन है। ये थे आपके इसके लेखक जो थे उनका नाम था मोहम्मद इकबाल। यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करेंगे तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो है गीतांजलि नामक पुस्तक लिखा था। गीतांजलि 1913 में उन्हें जो है गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज भी दिया जा चुका है। और महात्मा गांधी की बात करेंगे तो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी। 11 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, ये बताना है। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है, ये तो एकदम सही है। यहाँ पे निशात बाग, ये आपका जम्मू कश्मीर में है, ये भी सही है। अगला है फिरोज शाह कोटला, ये दिल्ली में स्थित है, ये भी सही है। हुमायूं का मकबरा जो है ये आपका इलाहाबाद में नहीं, ये भी दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा आपका दिल्ली में स्थित है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है, ये बताना है आपको कि चंद्रप्रभा जो मृगवन है ये भारत के किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात? चंद्रप्रभा मृगवन की बात करेंगे, ये जो है आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। और उत्तर प्रदेश में जो है ये चंदौली जिले में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना जो है उत्तर प्रदेश के चंदौली में 1957 में इसकी स्थापना होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? नृत्य, सिनेमा, दूरदर्शन, खेलकूद? तो अर्जुन पुरस्कार जो है ये आपका जो है खेलकूद में दिया जाता है। खेलकूद के क्षेत्र में इसको जो है खेल पुरस्कार के रूप में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। और अर्जुन पुरस्कार की जो मतलब शुरुआत है ये 1961 में होती है। 1961 ईस्वी में इसकी शुरुआत होती है। और इसमें अगर अर्जुन पुरस्कार की बात करेंगे तो इसमें आपको 5 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं। 5 लाख रुपए नगद दिया जाता है। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर क्वेश्चन है भारत में भारत कोकिला नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। लता मंगेशकर, इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, PT उषा? यहाँ पे भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। सरोजनी नायडू जी को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। स्वर कोकिला की बात करेंगे तो वो है आपकी लता मंगेशकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा C ऑप्शन, स्वर कोकिला जो है लता मंगेशकर है, याद रखिएगा, ठीक है। और इंदिरा गांधी की बात करेंगे तो इंदिरा गांधी को हम लौह
आयरन लेडी, लौह महिला के नाम से जानते हैं। पीटी उषा की बात करेंगे। पीटी उषा जो है भारतीय एथलेटिक्स की गोल्डन गर्ल है। भारतीय एथलेटिक्स की जो है ये गोल्डन गर्ल है, ये भी आपको याद रखना है। अगला, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर वीवी गिरी, डॉक्टर बीडी जत्ती। उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। और जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात करेंगे तो भारत के तीसरे राष्ट्रपति हुए, थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर वीवी गिरी की बात करेंगे तो भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। डॉक्टर तीसरे जो थे वो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। इसके बाद वीवी गिरी चौथे राष्ट्रपति बने थे। और वीडी जत्ती की बात करेंगे तो ये भारत के 5वें उपराष्ट्रपति, वीडी जत्ती जो है भारत के 5वें उपराष्ट्रपति बने थे। उपराष्ट्रपति याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, भारत के राष्ट्रपति अपने त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? तो ये जो है किसको अपना त्यागपत्र संबोधित करते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देंगे? ये अपना जो त्यागपत्र है वो उपराष्ट्रपति को देते हैं, याद रखिएगा। भारत के जो राष्ट्रपति हैं अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। और इसका जो ये जो है अनुच्छेद 56(2) के अनुसार जो है ये अपना राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। और राष्ट्रपति की बात करेंगे तो इनका जो कार्यकाल है ये 5 वर्ष का होता है। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और अनुच्छेद 61 के अनुसार संविधान के उल्लंघन की स्थिति में राष्ट्रपति पर महाभियोग भी लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 17। हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? त्वचा, आंत, फेफड़े, हृदय। तो हैजा रोग की बात करेंगे तो हैजा रोग से आपको आंतें प्रभावित होती है। आंत जो है आपका सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। और हैजा रोग कौन से जीवाणु से होता है? ये जो है वाइब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से, कॉलेरी नामक जीवाणु से आपका हैजा रोग होता है। ठीक है, और ये जो है एंटेरोटॉक्सिन, कॉलेरा टॉक्सिन का उत्पादन करता है, जिसका प्रभाव जो है छोटी आंत पर पड़ता है। और इस रोग में जो है सबसे ज्यादा उल्टी, दस्त जैसी समस्याएं आ जाती हैं। अगला प्रश्न है 18 नंबर क्वेश्चन। 13 दिसंबर 2021 के अमेरिका की प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पत्रिका टाइम द्वारा किसको पर्सन ऑफ द ईयर 2021 हेतु नामित किया गया था? 2021 में पर्सन ऑफ द ईयर किसे वो कहा गया है? वो थे आपके एलन मस्क को 2021 में पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन। मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? सिनकोना, बरगद, नीम, यूकेलिप्टस। ये जो है मलेरिया की दवा कुनैन जो है ये सिनकोना वृक्ष की छाल से तैयार की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? चेन्नई, बेंगलुरु, नोएडा, मोहाली। तो भारत का जो सिलिकॉन वैली है इसे बेंगलुरु कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर सर्वाधिक जो आईटी कंपनियां भी हैं। और जो भारत में निर्यात में जो है 33%, भारत के जो निर्यात है उसमें 33% योगदान आईटी क्षेत्र का है। ये भी आपको याद रखना है, आईटी क्षेत्र का जो निर्यात है सबसे अधिक है। अगला है 21 नंबर क्वेश्चन है। 12 दिसंबर 2021 को विश्व के पहले गैर सरकारी उपग्रह के प्रक्षेपण के 60 वर्ष पूरे हो गए। इस उपग्रह को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं? ऑस्कर 1, निसार उपग्रह, लैंडसैट 9 और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, ऑस्कर 1। अगला प्रश्न, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? मीथेन, क्लोरीन, हीलियम या नाइट्रोजन। तो गोबर गैस में मुख्यतः जो है आपकी मीथेन गैस पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका, और इसमें परसेंटेज इसका 75% होता है। अगर आपसे परसेंटेज पूछता है तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? राज्यसभा की सदस्यता की बात करेंगे, कितनी है न्यूनतम है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 21 वर्ष या 35 वर्ष। तो राज्यसभा की सदस्यता के लिए जो है आयु आपका 30 वर्ष है। और इसका उल्लेख आपको अनुच्छेद 84 के अनुसार, मतलब अनुच्छेद 84 में जो है इसके आर्टिकल 84 में जो है राष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित जो है राज्यसभा
के जो सदस्य हैं उनकी योग्यता से संबंधित प्रावधान आर्टिकल 84 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु में कुन्नूर के निकट भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर दुर्घटना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह दुर्घटना MI-17V5 हेलीकॉप्टर से हुई थी, ये बताना है आपको। इसमें जो है, और इस दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत के अलावा 11 अन्य सशस्त्र बलों के जवान शामिल थे, ये बताना है इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। और यह दुर्घटना कोयम्बटूर के सुलूर छैन अड्डे से वेलिंगटन नीलगिरी हिल्स जाने के समय हुई थी। ये जो है तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही हैं। ये जो विमान था उसका नाम था MI-17VS हेलीकॉप्टर था, और उसमें जो है 11 अन्य सदस्य भी थे, और ये जो है वेलिंगटन नीलगिरी हिल्स जाने के समय हुई थी। इसका सभी कथन सही है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? हाइब्रिड, एनालॉग, डिजिटल, या इनमें से कोई नहीं। तो कैलकुलेटर की बात करेंगे तो कैलकुलेटर आपका जो है वो डिजिटल कंप्यूटर की तरह जो है कार्य करता है, क्योंकि ये एक जो है गणितीय गणना करता है कैलकुलेटर, ठीक है, और ये डिजिटल पद्धति पर कार्य करता है। अगला है, वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है क्या कहलाता है? वाष्पीकरण, गलनांक, ऊर्ध्वपातन या प्लाज्मा। उसे कहेंगे हम गलनांक। निश्चित ताप पर ठोस का द्रव में बदलना गलन कहलाता है, और इस निश्चित ताप को ठोस में का गलनांक कहते हैं। ठोस का जो है गलनांक कहा जाता है। अगला है, हाल ही में केन बेतवा नदी परियोजना हेतु वित्त पोषण तथा क्रियान्वयन को मंजूरी दी गई। इससे 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा की जाएगी। इस परियोजना से कौन सा क्षेत्र लाभान्वित होगा? बुंदेलखंड, रोहेलखंड, बघेलखंड, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका बुंदेलखंड क्षेत्र। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से क्या कार्बोहाइड्रेट के स्रोत नहीं है? आलू, अनाज, दूध, मुर्गा। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का जो स्रोत नहीं है उसके हम कहेंगे मुर्गा, ठीक है। रासायनिक रूप से जो है कार्बोहाइड्रेट आपका पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बनिक पदार्थ हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये जो है इसमें उपस्थित होता है। कार्बोहाइड्रेट के जो मुख्य स्रोत हैं कौन कौन से हैं बताते हैं आपको। इसके मुख्य स्रोत है आलू, फलों में जैसे केला और आम, अनाज में क्या है चावल, गेहूं, मक्का, और शर्करा में है शहद, गन्ना, चुकंदर, जैम, दूध आदि ये जो है शामिल है कार्बोहाइड्रेट में। अगला है 29 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में कहां से कहां तक मेट्रो का चलना प्रस्तावित है? सचिवालय से गोमती नगर, सचिवालय से मुंशी पुलिया, ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग, चारबाग से हजरतगंज। इसका जो राइट आंसर है ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग, सी ऑप्शन एकदम सही है। कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है? 80 डेसिबल, 100 डेसिबल, 120 डेसिबल या 140 डेसिबल। तो ये जो है इसको हम 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि को हम शोर का नाम दे दे रहे हैं, ठीक है। साधारण, अब यहाँ पे जो है साधारण बातचीत जो होती है वो 30 से 40 डेसिबल में आपकी साधारण बातचीत हो जाती है। एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? स्टोरेज माध्यम में क्षमता की इकाई क्या होती है? बाइट, बिट, किलो या पिक्सल। ये जो है एक कंप्यूटर में जो है आपके बाइट में स्टोरेज माध्यम की जो क्षमता है वो बाइट में होती है, ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई, 8 अप्रैल, 8 मार्च, 8 जून। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 8, यहाँ पे 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और 8 मई की बात करेंगे तो 8 मई को जो है यहाँ पे विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है आपका 8 मई को, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर, भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती फातिमा बीबी, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, श्रीमती सुचेता कृपलानी, श्रीमती दुर्गा बनर्जी। तो ये जो है आपके भारत की जो है प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी वो थी सुचेता कृपलानी, और ये जो है आपके उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। अगला है, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है?
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो भारत का जो है उत्तर प्रदेश का में भारत जो है उत्तर प्रदेश आपका भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? सत्यजीत रे, सी राजगोपालाचारी, मदर टेरेसा या सीवी रमन? इसका जो है राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका सी राजगोपालाचारी। जो सी राजगोपालाचारी थे, इनको जो है यहाँ पे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न जो है कला साहित्य विज्ञान में बड़े पैमाने पर जो है दिया जाता है भारत रत्न। ठीक है। और इसकी जो भारत रत्न की शुरुआत की बात करेंगे, ये आपका 1954 में स्टार्ट हुआ था। इसकी शुरुआत 1954 में की गई थी और 1954 में भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले जो है राजगोपालाचारी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनको जो है 1954 में ही ये पुरस्कार दिया गया था, याद रखिएगा। ठीक है। फिर और 1954 में जो है भारत रत्न से सम्मानित अन्य व्यक्ति इस प्रकार हैं, जैसे कि राजगोपालाचारी हैं और राधा कृष्णन थे, चंद्रशेखर थे, वेंकट रमन थे और भगवान दास थे। इनको जो है 1954 में भारत रत्न दिया गया था। अगला प्रश्न 36 नंबर क्वेश्चन, भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? गोदावरी सेतु, गोदावरी नदी, विक्रमशिला सेतु, गंगा नदी, नेहरू सेतु, सोन नदी या महात्मा गांधी सेतु, गंगा नदी? ये बताने कौन सा सबसे लंबा पुल कौन सा है? ये जो है क्या गोदावरी सेतु, गोदावरी नदी, ये तो नहीं है। महात्मा गांधी सेतु, इनमें से सबसे बड़ा है और ये गंगा नदी पर स्थित है। डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी क्षेत्र के औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता है? कोई क्षेत्र है और उसके औसत जलवायु को जानने के लिए इसका योगदान नहीं होता। वर्षा, वृक्षों की संख्या, आर्द्रता या वायु की गति? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये वृक्षों की संख्या। ये आपको सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? 25 नवंबर 1974, 25 नवंबर 1975, 25 नवंबर 1976 या 25 नवंबर 1977? उत्तर प्रदेश वन निगम की बात करेंगे तो ये आपका जो है 25 नवंबर 1974, 25 नवंबर 1974 को जो है ये स्थापित किया गया था। अब यहाँ से आपके जीएस के प्रश्न समाप्त होते हैं और आपके हिंदी के प्रश्न यहाँ पे शुरू होते हैं। हम जो है 39 से लेकर के 75 क्वेश्चन तक जो है हिंदी के प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी के प्रश्नों की तरफ। आपका 39 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? स स स यारा लावा, छात्रा ज्ञास्त्र, चाचा जाझा हिया, चाचा जाझा। इसमें बताने अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन की बात करेंगे वो हो जाएंगे यारा लावा, ये जो है आपके अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है। चाचा जाझा की बात करेंगे तो ये आपके कैसे व्यंजन है? ये आपके स्पर्श व्यंजन है। चाचा जाझा स्पर्श व्यंजन है, ये आपको याद रखना है। सा 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 की बात करेंगे तो ऊष्म या संघर्षी व्यंजन हो जाएंगे। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। और छात्राज्ञा की बात सरा की बात करेंगे, ये आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14-12 पर यति होती है? इस छंद में आपका 26 मात्राएं होती हैं और ये जो है आपका 14-12 पर यति होती है। वीर, सोठा, गीतिका या छप्पा जो है इसमें जो है गीतिका जो है इसमें जो है 26 मात्राएं होती हैं और गीतिका एक सममात्रिक छंद होता है। सममात्रिक छंद होता है, इसलिए इसमें जो है सममात्रिक छंद होता है, इसलिए इसमें 14-12 पर यति होती है। सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि 41 का निम्नलिखित में से असंगत या गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? घात, प्रतिघात सही है। प्रसारण, संकुचन ये भी सही है। शाश्वत, सदैव ये गलत है। शाश्वत का क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो शाश्वत का होता है आपका ये होता है नश्वर। शाश्वत का होता है नश्वर। खग का हो जाएगा मृग, एकदम सही है। ये तीनों सही है। सी ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ये इस पर जो है असंगत विलोम शब्द होगा। अगला प्रश्न आपके यहाँ प्रश्न संख्या 42 से 43 के लिए दिया हुआ है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है।
जो अपने स्थानीय स्थिति से अलग ना किया जा सके। अच्युत, अटूट, अटल या अदेह। तो जिसे अलग ना किया जा सके तो उसे हम क्या कहेंगे? वो कहलाता है अच्युत। अच्युत, जिसे अलग ना किया जा सके। ये ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। ठीक है। ना टूटने वाला, ना टूटने वाला क्या कहलाता है? उसे हम कहते हैं अटूट। ना टूटने वाला हो कहलाता है अटूट। जो अपनी बात से ना टले उसे हम कहेंगे अटल। और जो दिया ना जा सके उसे हम कहेंगे अदेय। अगला 43 नंबर क्वेश्चन है, जीने की इच्छा। जिज्ञासु, जिजीविषा, जिगीषु या पिपासु। तो जीने की इच्छा रखने वाला जिजीविषा होगी। अगला है, संख्या गमन का सही संधि विच्छेद है। संख्या गमन, सॉरी संख्या गमन है। संख्या गमन का सही संधि विच्छेद है सखी धन आगमन, सखी धन आगमन, सखी धन गमन या संख्या धन गमन। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका सखी धन आगमन, सख्यागमन। ये ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। और जो है इसकी बात करेंगे तो इसमें जो है यण स्वर संधि है। या और वाह के साथ अगर कोई भी आधा वर्ण आता है तो वो जो है यण संधि होती है, इसलिए ये यहाँ पे यण संधि है। अगला है 45 नंबर, जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास, संदेह, अर्थांतरन्यास या विशेषोक्ति। उसमें जो है अर्थांतर न्यास, ये जो है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको 46 नंबर क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। रामायणी उच्च कोटि का काव्य है। माता पिता पूजनीय है। आपका भविष्य उज्जवल हो। इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है। अशुद्ध वाक्य बताना है। यहाँ पे अशुद्ध वाक्य की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है कामायनी उच्च कोटि का काव्य है, एकदम सही। माता पिता पूजनीय है, यहाँ पे माता पिता जो है पूजनीय है, ये जो है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। इसका जो है माता पिता पूजनीय होता है, पूजनीय नहीं पूजनीय होगा। और यहाँ पे हो जाएगा पूजनीय, ऐसे लिखा जाएगा पूजनीय है, इसलिए गलत हो जाएगा। बाकी आपका भविष्य उज्जवल हो सही है। इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है, ये भी सही है। अगला 47 नंबर क्वेश्चन है, छायादार शब्द किसका उदाहरण है? तत्सम, देशज, विदेशक या शंकर। छायादार, छायादार की बात करेंगे ये आपका जो है कैसा शब्द हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका देश शंकर। छायादार आपका शंकर शब्द होता है। ठीक है। इसी तरह रेलगाड़ी, रेलगाड़ी भी आपको शंकर शब्द कुछ और बता देते हैं आपको। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी ये भी आपको क्या हो जाएगा? रेल प्लस गाड़ी, रेल प्लस गाड़ी, ये आपका जो है शंकर शब्द होगा। इसके बाद सीलबंद, सीलबंद ये हो जाएगा सील प्लस बंद, ये भी आपका जो है आपका संकर शब्द होगा। यहाँ पे रेलगाड़ी, तो इसमें रेल अंग्रेजी है और गाड़ी कैसा शब्द है? ये आपका हिंदी शब्द है। यहाँ पर इसी तरह सील, सील आपका अंग्रेजी है और बंद जो है आपका फारसी है, इसलिए जो है ये सील बंद भी आपका संकर शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको यहाँ पे देखेंगे, 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? अमीर, गरीब, समूह, मिठास। हमें बताना है कौन से किसमें जो है सभी भाववाचक है। ये तो अमीर, अमीर, गरीब, समूह, मिठास। यहाँ पे मिठास है, ये तो सही है, समूह यहाँ पे गलत है। जवानी, खट्टास और पुस्तक, गंगा, ये भी गलत हो जाएगा। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, एकदम सही है। धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य, सूर्य यहाँ पे गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला प्रश्न है 49, नीचे लोकोक्तियां और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन कीजिए। आगे हाथ, आगे नाथ न पीछे पगहा, ये क्या हो जाएगा? इसे बताना है गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन करना है। तो ये जो है ये बंधनहीन, एकदम सही है, मतलब बंधन से मुक्त हो, जिसका कोई बंधन ना हो। 3-13 होना, संगठित होना, ये जो है गलत हो जाएगा। इसका अर्थ जो है सही अर्थ होता है अस्त व्यस्त होना। 3-13 अर्थ होना मतलब अस्त व्यस्त होना,
यहाँ पे गलत है। एक टकसाल के ढले हैं, सब एक जैसे हैं, एकदम सही। आंख के अंधे गांठ के पूरे, मतलब मूर्ख लेकिन धनवान, एकदम सही, ये भी सही है। बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला है गूलर का फूल होना, मुहावरे का सही अर्थ है फूल की तरह खिलना, अति प्रसन्न होना, दुर्लभ वस्तु या सुगंधित होना। यहाँ पे सही हो जाएगा दुर्लभ वस्तु। 51 नंबर क्वेश्चन है, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। अपादान, करण, संप्रदान या कर्ता। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे हैं, इसमें जो है कौन सा कारक हो जाएगा, वो यहाँ पे राधा के लिए कपड़े खरीदे अर्थात संप्रदान के लिए, सी ऑप्शन पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है, अनुभव, विभाव, संचारी भाव या स्थायी भाव। यहाँ पे जो है किस अवस्था को रस कहा जाता है, वो है आपका स्थायी भाव। तिरंगा में कौन सा समास है, द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव या तत्पुरुष। तो तिरंगा में आपका जो है द्विगु समास है। तिरंगा 3 रंगों वाला, यहाँ पे जो है संख्यावाची समास है और यहाँ पे संख्या दिया हुआ है इसलिए द्विगु होगा। अगला है आभ्यंतर का सही अर्थ है किसी वस्तु का आभा, किसी वस्तु का बाहरी भाग, किसी वस्तु से भिन्न या किसी वस्तु का भीतरी भाग। तो आभ्यंतर की बात की गई है, ये जो है किसी वस्तु का भीतरी भाग इसका अर्थ होता है। 55 नंबर क्वेश्चन है आपको, इस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है, भीलवाड़ा, दिल्ली, वाराणसी, सूरत। बताना है किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका वाराणसी। वाराणसी की बोली को काशिका कहा गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, समूहार्थक शब्द को चिन्हित कीजिए। स्तवक, पुरुष, गमला, गुलाब। समूहार्थक शब्द की बात करेंगे तो वो हो जाएगा स्तवक। अगला प्रश्न है, जूही की कली कविता के कवि कौन है, निराला, प्रसाद, महादेवी वर्मा या पंत। जूही की कली लिखने वाले कवि थे, उनका नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन्होंने यह जूही की कली कविता के जो है रचना की थी और इसकी बहुत सारी कविताएं हैं, रचनाएं हैं, जैसे इनकी अनामिका है, इनकी निराला जी की बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते हैं, सांद है, काकली, अप्सरा, प्रभावती, छोटी की पकड़, लिली, सुकुल की बीबी। ऐसी ही बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। अगला है प्रश्न 58 नंबर, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। प्रातः काल होने पर चिड़िया चहचहाने लगती है। यहाँ पे मिश्र वाक्य बताना है, यहाँ पर जो है प्रातः काल होने पर चिड़िया चहचहाने लगती है, ये तो नहीं होगा। सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ, ये भी नहीं है। जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा, यहाँ पे जो है एकदम सही है। राजकुमार ने भाई को मार डाला और यहाँ पे संयुक्त सब वो जो है संयुक्त वाक्य हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही। शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अंबुज, अम्बुद। अंबुज मतलब होता है कमल और अम्बुद मतलब होता है बादल। पहला यहाँ पे कमल और बादल एकदम सही हो जाएगा। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, अल्प विराम, अर्ध विराम, योजक या कोष्ठक। दो समानार्थी जो शब्द हैं उनकी पुनरुक्ति के बीच किस विराम चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं, योजक चिन्ह का। जैसे क्या लिखते हैं, कपड़ा लत्ता, राम राम, राम राम, ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे योजक चिन्ह लगेगा। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, पाहन, उपल, पाषाण, उरग। यहाँ पे पत्थर का जो पर्यायवाची नहीं है वो हो जाएगा आपका उरग। उरग यहाँ पे पत्थर का पर्यायवाची नहीं होता, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 62 नंबर दिया हुआ है, इस प्रश्न के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। इसके बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में बांटकर 11 अलावा की संख्या दी गई है और ये चारों भाग उचित क्रम में जो है नहीं है। इन चारों भाग को दिए गए विकल्पों में से उचित क्रम में लगाएं ताकि एक सही वाक्य का निर्माण हो। यहाँ पे आपको जो है सही वाक्य यहाँ पे करना है। आप सबको धोखा दे सकते हो
पर। तो यहाँ पे जो है धोखा के बाद धोखा तो आएगा नहीं, इसलिए ये नहीं होगा धोखा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, दे सकते हैं, आप सबको धोखा दे सकते हैं। यहाँ पे दे से कौन सा शुरू हो रहा है, ये र और ला, दे सकते हैं पर। फिर इसके बाद आएगा खुद को नहीं, पर खुद को नहीं दे सकते, आप खुद को धोखा दे सकते हो पर वक्त को नहीं दे सकते। इसका सही हो जाएगा, पहले आएगा, इसके बाद आएगा फिर आपका रा, फिर आएगा आपका वा, फिर आएगा ला, और लास्ट में या, और फिर आएगा सिक्स, अर्थात ये बनेगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। अगला है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, क्या है, क्षण भर, निसंदेह, अन्यत्र या अत्यंत। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका अत्यंत। अत्यंत एकदम सही हो जाएगा। अगला है यहाँ पे दिया हुआ है निर्देश प्रश्न संख्या 64 से 68 तक के लिए गद्यांश दिया हुआ है। गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्राचीन समय में भारत विश्व में शिक्षा और संस्कृत का प्रमुख केंद्र था। देश विदेश के विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते थे। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थी को पुस्तकीय ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ उसे शारीरिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। उसे युद्ध कौशल भी सिखाया जाता था। इस प्रकार प्राचीन शिक्षण संस्थाएं या आश्रम विद्यार्थी के चहुमुखी विकास पर ध्यान देते। आज स्थिति भिन्न है। वर्तमान में दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली से डिग्रीधारी बेरोजगारों की भीड़ उत्पन्न कर रही है। आज के अधिकांश युवा शिक्षा प्राप्त करके भी स्वावलंबी नहीं बन पाते। उनके हृदय में देश और समाज के प्रति किसी भी प्रकार का कर्तव्यबोध उत्पन्न नहीं होता। वे अपनी प्राचीन परंपराओं का सम्मान नहीं करते। वर्तमान शिक्षा प्रणाली युवाओं में राष्ट्र गौरव की भावना उत्पन्न करने में असफल रही है। समय समय पर भारत के नीति निर्माताओं ने शिक्षा को बहुआयामी बनाने के अनेक प्रयास किए हैं। नई शिक्षा नीति में विद्यार्थी के नैतिक, मानसिक और शारीरिक विकास पर बल देने का प्रयास किया जा रहा है। अब नवीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थियों को जाति, धर्म और भाषा के दायरे से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि शिक्षित लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। इससे जो है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए हुए हैं 64 नंबर, जैसे कि प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृत का प्रमुख केंद्र था। अर्थात पूछ रहा है कि प्राचीन काल में विश्व में शिक्षा और संस्कृत का प्रमुख केंद्र कौन सा था, भारत, अमेरिका, रूस या चीन। ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। अगला प्रश्न आपको 65, प्राचीन शिक्षण संस्थाएं ध्यान देती हैं विद्यार्थी के व्यवहारिक विकास पर, विद्यार्थी के स्वास्थ्य पर, विद्यार्थी के चहुमुखी विकास पर या पुस्तकीय विकास पर। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विद्यार्थी के चहुमुखी विकास पर। सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 66 नंबर क्वेश्चन है, नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है रोजगार करने के लिए, राष्ट्रहित में कार्य करने के लिए, प्राचीन परंपराओं का सम्मान करने के लिए, ये किसी के लिए नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपको जो है राष्ट्रहित में कार्य करने के लिए। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है कि नवीन शिक्षा प्रणाली में व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि राष्ट्र का विकास हो सके, शिक्षितों को रोजगार मिल सके, विद्यार्थियों का नैतिक, शारीरिक व मानसिक विकास हो सके, विदेशी विद्यार्थी आकर शिक्षा ग्रहण कर सके। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 67 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों का नैतिक, शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। अगला प्रश्न है आपका पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए, ये या ये। पुस्तक धन ये। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये, पुस्तक धन ये बन जाएगा पुस्तकीय। अगला है 69 नंबर, वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी भाग को चिन्हित कीजिए। अनेक अध्यापकों, शिक्षाविदों तथा भाषा शास्त्रियों का सहयोग मिला है, कोई त्रुटि नहीं। तो यहाँ पे अनेक अध्यापकों, आपको बताना है किस भाग में यहाँ पे सही है। तो अनेक अध्यापकों, पहला ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे अनेक की जगह हो जाएगा अनेक अध्यापकों। अनेक अध्यापकों नहीं होगा, अनेक अध्यापक होगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे गलत है।
अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है? कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि, ध्रुव स्वामिनी। इसमें जो है कौन से प्रेमचंद जी के द्वारा नहीं लिखी गई थी? वो थी आपकी ध्रुव स्वामिनी। बाकी कायाकल्प, कर्मभूमि और रंगभूमि ये जो है प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई कविताएं हैं। ठीक है, और यहाँ पे ध्रुव स्वामिनी की बात करेंगे तो ये आपके जयशंकर प्रसाद जी की कविता है, सॉरी जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई रचना है। अगला है 71 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? मीराबाई, सूरदास, रसखान या विद्यापति? अष्टछाप के जो कवि थे उनका नाम था आपका सूरदास। ठीक है, सूरदास जो है अष्टछाप के कवियों में से सबसे श्रेष्ठ थे। और इसमें 8 कवि कौन कौन से थे? तो वो थे आपके कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास। ये जो है 8 कवि थे जो अष्टछाप में थे। अगला है 72 नंबर क्वेश्चन है आपका, वह बहुत मधुर गाता है, इनमें प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। वह बहुत मधुर गाता, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बहुत। वह बहुत मधुर गाता है, बहुत हो जाएगा प्रविशेषण। निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ये बताना है आपको। नामवर सिंह प्रेमचंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। ये जो है जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये आपको नामवर सिंह जी को मिला था। ठीक है, ये जो है नामवर सिंह को वर्ष 1971 में जो है पुरस्कार दिया गया इन्हें। अगला है 74, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? हिंदी से, संस्कृत से, तमिल से या संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से? तो ज्ञानपीठ की बात करेंगे, ये है आपका जो है 8वीं अनुसूची मीन्स जो संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से संबंधित है। डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और संविधान की 8वीं अनुसूची में आप सभी को पता है 22 भाषाओं का उल्लेख। ठीक है, 22 भाषाओं का इसमें उल्लेख किया गया है। और इस पुरस्कार की स्थापना, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इसकी स्थापना 1965 में होती है, ये भी आपको याद रखना। ये जो है भारतीय साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, जो साहित्य के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। अगला प्रश्न और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा 75 नंबर, जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वह कहलाता है। जिस छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वो क्या कहलाता है? दोहा, सोरठा, रोला या चौपाई? तो प्रत्येक चरण में जो है 16 मात्राएं होती हैं उसे हम कहते हैं चौपाई। डी ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, और आज की क्लास यहीं पे आपकी समाप्त होती है। आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की क्लास में हम बिना रुके आपके 75 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करवा चुके हैं। अभी तक 76 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। यूपी स्पेशल, इसमें यूपी स्पेशल भी था, जीएस था, जीके था और आपके हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आज के लिए इतना ही। अगर क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक कर दीजिए, मित्रों को अपने शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी ऐसे ही कंटिन्यू कीजिए।